लॉ फॉर मेन नॉट मेन फॉर लॉ। बिल्कुल सही बात है। कानून जो होता है वो लोगों के लिए होता है, लोग कानून के लिए नहीं। मेरा अनुभव न्याय क्षेत्र में 46 साल का है। आपको ये वादा करता हूँ कि मेरा गाइडेंस, मेरा सहयोग आपके इस यात्रा में हरदम मिलता रहेगा। टॉपिक्स खन्ना साहब ने हमें लिख के दिए हैं, ये तो बुलेट पॉइंट में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनके ऊपर बैठ के विचार करेंगे और इनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मंथन करना पड़ेगा। जब तक कि आप उस ऑफिसर पे जवाबदारी नहीं डालोगे और उसके ऊपर पनिशमेंट नहीं दोगे, कॉस्ट का पैसा उसके तनख्वाह से नहीं काटोगे, तब तक ये प्रक्रिया ठीक नहीं होगी। नमस्कार, मेरे भ्राता न्यायाधीश माननीय ढींगरा जी, विशाल खन्ना जी, सुरेश शर्मा जी और अन्य उपस्थित देवी और सज्जनों और काले कोट में जो छात्र बैठे हैं, या तो वो वकील हैं या कानून के छात्र हैं, उन सबको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग आज यहाँ आए और मुझे आप लोग के रूबरू होकर कुछ बातें कहने का मौका दिया। अश्विनी उपाध्याय जी से मेरा काफी लंबा ताल्लुक है और उन्होंने मुझे विशाल खन्ना जी से मिलवाया और कहा कि वो कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, हो सके तो आप उनसे मिलिए। खन्ना जी मेरे पास आए, उन्होंने स्वराज मेरा अधिकार के बारे में बताया और आज की जो कार्यक्रम थी उसकी रूपरेखा मुझे कई पॉइंट लिख के दिया और बताया। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जाना चाहिए और आपके समस्त उपस्थित हो। अभी मैडम ने जो मुझे आमंत्रित किया यहाँ कहने के लिए, उनका कहना था कि मैं अपने अनुभव के बारे में आप लोग से बताऊं। तो मेरा अनुभव न्याय क्षेत्र में 46 साल का है। सन 1978 से जब मैं लॉ करता था तो मैं अपने सीनियर के ऑफिस में मुंशी का काम करता था। 3 साल के बाद जब लॉ ग्रेजुएट हुआ, वकालत चालू करी और सन 81 से लेके 2002 तक वकालत किया। 2002 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बना। 2016 तक न्यायाधीश था। 16 में 1 साल के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का एक्टिंग चीफ जस्टिस बना। उसके बाद मेरा रेगुलर चीफ जस्टिस में नियुक्ति हुई और मैं पटना हाई कोर्ट में 2 साल तक चीफ जस्टिस था। उसके बाद मुझे दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर ट्रांसफर किया गया। 1.25 साल तक दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश था। सन 2019 में मैंने न्यायाधीश के पद से हाईकोर्ट से सुपर एनिमेशन हुआ। उसके बाद सन 2019 नवंबर में सरकार ने मुझे आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल का चेयरपर्सन बनाया। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल वो ट्राइब्यूनल है जहां पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स और जवान हैं उनके सर्विस डिस्प्यूट्स होते हैं और कोर्ट मार्शल में जो पनिशमेंट होता है उसकी अपील होती है। मेरा 4 साल का जो कार्यकाल था वहां का सन 2023 नवंबर में खत्म हुआ। उसके बाद सरकार ने मुझे 4 साल के लिए फिर वहीं पे नियुक्त किया। तो ये मेरी न्यायिक जर्नी की रूपरेखा मैंने आपके सामने रखा। न्याय की इस यात्रा में मैंने पाया कि हिंदुस्तान में न्याय देने की प्रक्रिया में भी बहुत असमानता है। दिल्ली हाईकोर्ट का जब मैं चीफ जस्टिस था, यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि दिल्ली में जो न्याय देने की प्रक्रिया है, न्याय देने की जो फैसिलिटी है वो, और मध्य प्रदेश और बिहार के कई जिलों में जो न्याय देने की प्रक्रिया है उसमें बहुत विभिन्नता है। भारत के सिटीजन को मैंने जो वर्ड पॉइंट किया वो ये था कि देयर इज डिस्पैरिटी इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस इन दिस कंट्री।
वकील की क्वालिटी से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से लेके बाकी सारी फैसिलिटी में बहुत फर्क है। मैं यहाँ बैठा था पाराशर जी के साथ, तो मैंने बता रहा था कि जब मैं बिहार में था तो मैंने कई ऐसे जिले न्यायालय देखे जिसमें बाउंड्री वॉल तक नहीं थी। सवाल ये उठता है कि अगर न्यायालय में बाउंड्री वॉल नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। बिहार एक ऐसी जगह थी जहां पे बहुत ज्यादा क्राइम होता था, और जब नेता क्राइम में फंस के कोर्ट में आता था उसके साथ 300-400 जन की भीड़ आती थी, और वो भीड़ जब कोर्ट में दीवार नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, तो उन्हें रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होती थी, और वो सब कोर्ट के अंदर रहते थे। और उस जज की हालत सोचिए जो उस केस का निराकरण करता, उसको डर ये लगता है कि किसके हाथ में क्या होगा और क्या चल जाएगा, और न्यायिक प्रक्रिया में वो एक बाधा उत्पन्न करती है। ऐसे ऐसे लोगों को देखा आदिवासी इलाकों में जो ऑफेंस करते हैं, उसके बाद पुलिस थाने में आके बैठ जाते, मैंने तो कर दिया, यहां तक कि खून करने के बाद लोग का हाथ पैर काट के रख देते हैं, बोले मैंने इसको मारा है, आप देखिए। अब उसको आप कैसे न्याय देंगे? न कानून आता है उसको, और यहां तक कि जिला न्यायालयों में, तहसील न्यायालयों में आपको काबिल वकील नहीं मिलेंगे जो आपकी प्रक्रिया को या आपके जो कानूनी समस्या उसको समझें और उसको सही तरीके से कोर्ट के सामने रखें। तो न्यायदान में जो असमानता है वो बहुत फर्क है। और आप दिल्ली में आके देखिए तो यहाँ पे वो फैसिलिटीज हैं, आप घर में बैठ के सारी चीज कर सकते हो, आपको ऑनलाइन मिल जाता है, आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप वर्चुअल हियरिंग में कर सकते हैं। तो मैंने ये पाया कि हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया में बहुत असमानता है और हमें बहुत कुछ करना है। और अभी क्या हो रहा है, 5 साल की कोर्स है लॉ का, बच्चे पास होते हैं, और मैंने देखा है कि बच्चे पास होने के बाद अपने प्रदेश में या अपने जिलों में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। कंपटीशन है, इतना पैसा खर्च करके लॉ किया है तो सब दिल्ली आते हैं, सबको सुप्रीम कोर्ट में या दिल्ली हाई कोर्ट में या आर्बिट्रेशन या ये करना है। तहसील लेवल पे न्याय देने वाले ना तो वकील मिलते हैं, ना अच्छे अनुभवी व्यक्ति मिलते हैं जो न्याय दे सके। तो ये सब चीजें जब देख के मैंने देखा स्वराज हमारा अधिकार, तो हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है। इवन मैं यहाँ आके अगर 10 जन को समझा सकूं कि हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया में जो विसंगता है उसे दूर करने में आप 10 जन को और बताएंगे तो पता लगेगा, तो कम से कम लोगों में ये एक नॉलेज तो होगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है। खास करके बच्चे बैठे हुए हैं, अब वर्चुअल हियरिंग का जमाना आ गया है। मैं चाहता हूं कि जो दिल्ली के वकील बैठे हैं, बॉम्बे कलकत्ता में जो बड़े वकील बैठे हैं, वो छोटे प्रदेशों में, छोटे गांव, छोटे कस्बे, छोटे जिलाओं में वहां के वकीलों को न्याय दिलाने की चेष्टा करें यहाँ से बैठ के, क्योंकि अब तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ बैठ के न्याय कर सकते हैं। एक और चीज जो मैंने देखा था वो ये था कि सरकार कई योजनाएं लाती है, लाडली बहन योजना और स्कॉलरशिप योजना, साइकिल देने की योजना, मछली पालन का योजना, बहुत सारी योजनाएं होती हैं। पॉलिटिकल डिसीजन तो हो जाता है, लेकिन जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। आप कलेक्ट्रेट में जाएंगे तो दरखास्त देने के लिए जो बेचारे को लेना होता है, दरखास्त नहीं बना सकता, एफिडेविट नहीं बना सकता, पैसे देने पड़ते हैं, ये सब होता था। तो जब मैं लीगल सर्विस अथॉरिटी का अध्यक्ष था तब जस्टिस टी.एस. ठाकुर चेयरमैन थे लीगल सर्विस अथॉरिटी में। उन्होंने एक मुहिम चलाई कि अब लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है ये लोगों को ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इनकी बेनिफिट पहुंचाएंगे। एज ए चेयरमैन ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी मैंने ये मुहिम चालू किया, और हर शनिवार और इतवार को एक गांव या एक इंटीरियर जिले में जाता था और वहां पे लोगों को ये स्कीम की बेनिफिट देता था। कैसे करते थे, हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी में पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते थे जो रिटायर्ड टीचर हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो कि गांव में रहते हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं, उनको पंचायत में भेजते हैं और पंचायत के थ्रू वो हर घर में जाके पता करते हैं कि घर में कौन कौन रहते हैं,
क्या क्या सदस्य हैं और इनको कौन सी स्कीम की बेनिफिट मिल सकती है, और वो स्कीम आइडेंटिफाई करके वो हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिस में भेजते हैं और हम कलेक्ट्रेट्स के थ्रू उसको प्रोसेस करते हैं और महीने भर में ये लोगों को वो बेनिफिट का सैंक्शन हो जाता है और उसको हम जाके उनको दिलवाते थे। तो जब मैं ये करने लगा तो पत्रकार मुझसे पूछते थे कि आप तो न्यायाधीश हैं, आपको तो कोर्ट में बैठ के न्याय करना चाहिए, ये सरकार का काम आप क्यों कर रहे हैं? मेरा उत्तर ये रहता था कि सरकार जो बेनिफिट देती है वो कानूनी जिनको मिलना चाहिए उन्हें दिलाना, तो सरकार और जो बेनिफिट मिलने वाले लोग हैं उनके बीच में एक पुल का काम हम करते हैं। और लोगों को ये लगता है कि कोर्ट में बैठ के केस का निराकरण करना ही न्याय है। नहीं, जस्टिस का मतलब ये होता है कि किसी को कोई अधिकार मिलना है वो उसको दिलाना जस्टिस होता है। एक बच्चे को अगर स्कॉलरशिप मिलना है उसका अधिकार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी प्रोसेस में वो फंस जाता है तो उसे वो चीज़ दिलाना भी जस्टिस दिलाना होता है। अब काफ़ी फ़र्क हुआ है, अब ये देखने में आया है कि सारी चीज़ डिजिटल हो गए हैं और जो बेनिफिट्स होती हैं वो डिजिटली आपके घर पहुंच जाता है। तो चेंज हो रहा है। ये चेंज क्यों हुआ? चेंज इसलिए हुआ कि जब लोगों ने देखा, जब सरकार ने देखा कि जो बेनिफिट हम दे रहे हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा तो उन्होंने चेंज किया। वैसे ही जो न्यायिक प्रक्रिया में जो समस्याएं हैं उसे हमें निराकरण करवाने के लिए हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। और क्योंकि स्वराज मेरा अधिकार ने ये बेड़ा उठाया है तो मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आपको ये वादा करता हूँ कि मेरा गाइडेंस, मेरा सहयोग आपके इस यात्रा में हरदम मिलता रहेगा। ये हो गई थोड़ी जनरल सी बातें। अब खन्ना जी ने जो मुझे लिख के दिए हैं उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। इन पॉइंटों पे अगर मैं बोलने लगूं तो 2-3 दिन बोलना पड़ेगा, तो इतना समय तो है नहीं, लेकिन कुछ पॉइंटों पे मैं थोड़ा बोलने की कोशिश करूंगा। बाकी मेरे भ्राता ढिंगरा साहब हैं, वो भी कुछ बताएंगे। पहली बात जो खन्ना जी ने मुझे दिया वो ये था कि भारत के राज्य नेशनल लीगल सर्विसेज जैसे ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऑल इंडिया पुलिस सर्विस होती है, तो इनका कहना है कि एक नेशनल लीगल सर्विस होना चाहिए। और ये जो हर स्टेट में रिक्रूटमेंट होता है ऑल इंडिया सर्विस होनी चाहिए। जुडिशरी में भी मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे ये होगा कि हर प्रांत के लोगों को अच्छे न्यायाधीश मिलेंगे। आपको केरल से लेके कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से लेके जोधपुर तक सब जगह के लोग आपको न्याय प्रदान करेंगे, तो उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इस प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी समस्याएं हैं और सबसे बड़ी समस्या ये होगी भाषा के बारे में, लैंग्वेज। केरल का आदमी, तमिलनाडु का आदमी मध्य प्रदेश या बिहार या यूपी में जाके हो सकता है हिंदी में समझ ना पाए, न्याय की प्रक्रिया ठीक से वहाँ लागू ना कर पाए। तो इसके लिए जैसे ऑल इंडिया सर्विस में होता है, लोगों को ऑप्शन दिया जाता है आप कहाँ जाना चाहेंगे, वहाँ की लैंग्वेज सीखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऑल इंडिया सर्विस तो होना चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होना चाहिए, उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती है और उसका निदान कैसे होना चाहिए, इसकी स्टडी होनी चाहिए। मुझे ये ज्ञात है कि केंद्र सरकार ने इस पे ऑलरेडी स्टडी चालू कर दिया है, लेकिन मेरा मत यह है कि ये सर्विस तो होना ही चाहिए। उससे कम कई प्रदेशों में अच्छे न्यायाधीश आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ एक और बात ये उठेगी कि प्रदेश के लोकल लोगों को भी थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं तो ये बात हो जाएगी कि हमारे मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार जैसे स्टेट में बेचारे कोई न्यायाधीश बन ही नहीं पाएगा, बाहर के लोग तमिलनाडु और केरल वाले आके वहाँ न्यायाधीश बन जाएंगे। तो कोई रिजर्वेशन की प्रक्रिया भी वहाँ होनी चाहिए। तो इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है और आप लोग
मंथन करिए और अपन इस समस्या का निदान जरूर निकाल सकते हैं। दूसरी बात जो खन्ना साहब ने कही, बहुत अच्छी बात लगी मुझे, लॉ फॉर मैन नॉट मैन फॉर लॉ। बिल्कुल सही बात है। कानून जो होता है वो लोगों के लिए होता है, लोग कानून के लिए नहीं होते। कानून जो बनती है हर आदमी को एक जैसे होना चाहिए। तो कानून में जो थोड़ी बहुत कुछ कानूनों में जो विसंगतता है उसे दूर करने के लिए आप मुहिम चलाइए, बहुत अच्छी बात है। इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वालिटी ऑफ लॉ और इक्वल डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ दोनों एक चीज़ हैं और ये भी बहुत ज़रूरी है। ये जो टॉपिक्स खन्ना साहब ने हमें लिख के दिए हैं ये तो बुलेट पॉइंट में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनके ऊपर बैठ के विचार करेंगे और इनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसके बारे में सोचेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मंथन करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के साथ, लोगों के साथ बैठ के इसके बारे में सोचना पड़ेगा और पूरी प्रक्रिया निकालनी पड़ेगी। अब आप देखिए जो हमारे देश में विकास का कार्य चल रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट के साथ कानूनी प्रक्रिया भी बदल जाएंगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का उपयोग चल रहा है तो आपके कंप्यूटराइजेशन के कारण कई प्रक्रियाएं चेंज हो जाएंगी। अभी जो नया क्रिमिनल लॉ 3 बने हुए हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो आप देखिए एविडेंस एक्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटराइजेशन, साइबर लॉ और इनमें बहुत सारे फ़र्क आए हुए हैं। तो हमें भी कानून के जो रक्षक हैं, जो वकील हैं, जो जुडिशरी से जुड़े लोग हैं, इन लोग को भी अपने आप को इस बदलाव के लिए तैयार रखना पड़ेगा। एक और पॉइंट जो लिख के दिया था वो था अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन स्टेट इन एवरी केस। बिल्कुल, प्रोसिक्यूशन और स्टेट का नहीं, इवन स्टेट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए, सबसे छोटी बात मैं बताता हूँ कि आपने दावा पेश किया सरकार के खिलाफ, जवाब ही नहीं आएगा साल भर तक। कोर्ट से नोटिस गया, 4 हफ्ते का समय दिया गया, 4 हफ्ते निकल गए, 8 हफ्ते निकल गए, 12 हफ्ते निकल गए, जवाब नहीं आता है। कोर्ट कॉस्ट पे कॉस्ट लगाता है, हम जो टैक्स देते हैं उसमें से कॉस्ट का पेमेंट हो जाता है और लेकिन जवाब नहीं आता है। जब तक कि आप उस ऑफिसर पे जवाबदारी नहीं डालोगे और उसके ऊपर पनिशमेंट नहीं दोगे, कॉस्ट का पैसा उसके तनख्वाह से नहीं काटोगे, तब तक ये प्रक्रिया ठीक नहीं होगी। तो कोई नहीं देखता। हम 5,000 रुपये कॉस्ट लगाते थे तो 10,000 रुपये कॉस्ट लगा देते हैं, बार एसोसिएशन को कॉस्ट दे देते हैं, न मुवक्किल को कुछ मिलता है, न सरकार का कुछ जाता है, न ऑफिसर का कुछ जाता, बस जो हम टैक्स देते हैं उस पैसे से वो कॉस्ट का भी पेमेंट हो जाता। तो ये सब जो प्रक्रियाएं चल रही हैं इन्हें ख़त्म करना है। तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दी प्रोसिक्यूटर एंड स्टेट जो है, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ऑफिसर्स बिकॉज ऑफ whom the delay has occurred is an important aspect which should be incorporated in the legal procedures and system itself. एक मुद्दा इनने दिया हुआ, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, डिंगरा साहब या बाकी जो हैं बोलें, क्योंकि ये है कि रिटायरमेंट के बाद जजों को कोई अपॉइंटमेंट नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। ये उचित नहीं है कि मैं इसके बारे में बोलूँ। मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ, आप लोग डिसाइड करिए जो भी होना चाहिए, ये चर्चा आप लोग करिए। एक और बात कही है कि ट्रिब्यूनल, कमीशन एंड फोरम शुड बी अंडर जुडिशियल सिस्टम एंड नॉट अंडर द गवर्नमेंट। बहुत सही बात कही है। इस बात के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है। आपने सुना होगा रॉजर मैथ्यू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और मद्रास बार एसोसिएशन का केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो विभिन्न ट्राइब्यूनल हैं, आज के दिन हमारे देश में 22 ट्राइब्यूनल हैं और हर ट्राइब्यूनल जो है वो एक सरकारी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। जैसे आपने देखा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आता है।
हमारा आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ऐसे आपके नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, वो कंपनी अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये ट्राइब्यूनलों को मिनिस्ट्री से अलग करके एक अलग संस्था बननी चाहिए, जिसके अंतर्गत ये 21-22 ट्राइब्यूनल हैं जो आएंगे, और ये ट्राइब्यूनल का काम वही संस्था द्वारा किया जाएगा। अब आप देखिए, मेरा ही ट्राइब्यूनल है, तो हमारे ट्राइब्यूनल में सबसे पहला पक्षकार जो होता है वो सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है, और हमारे ट्राइब्यूनल को चलाने का सारा खर्चा, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वही आदमी करता है। तो वो पक्षकार भी है हमारे ट्राइब्यूनल में, और हमारे ट्राइब्यूनल का देखरेख भी वही करता है। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। जजमेंट 2 साल हो गया है, लेकिन आज तक उसको क्रियान्वित नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी एक बहुत बड़ा रोल करती है। वो नहीं चाहती है कि हमारे हाथ से कोई भी पावर जाए, वो चाहते हैं कि सारा पावर जो है वो हमारे हाथ में रहना चाहिए, और वो पावर न जाने के चक्कर में कई चीज़ें जो होनी चाहिए वो इस देश में नहीं होनी चाहिए। तो स्वराज हमारा अधिकार में ये भी एक एजेंडा होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी से कई चीज़ों को मुक्त करना पड़ेगा हमको। केसों के निराकरण के लिए लिमिटेशन की बात कही गई है। कई कानूनी एक्ट बने हैं, उसमें आप देखेंगे कि इस केस का निराकरण इतने दिनों में हो जाना चाहिए। जैसे आप सीपीसी में देखेंगे तो 60 दिन के अंदर जवाब दावा आना चाहिए, 90 दिन के बाद समय नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। हर बात पे अपील हो जाती है। अगर मजिस्ट्रेट साहब ने या डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने राइट टू फाइल रिटन स्टेटमेंट 60 दिन के बाद, 90 दिन के बाद क्लोज कर दिया, एक पार्टी हाईकोर्ट चली जाती है, हाईकोर्ट में मामला 1 साल तक लटका रहता है। तो हर छोटी चीज़ों में ये जो अपील हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की प्रक्रिया है, इसको भी कम करने के लिए कानून होना चाहिए। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हम कानून में लिख देते हैं कि ये निराकरण इसका 6 महीने में होना चाहिए, लेकिन 6 साल तक एक ही मुद्दे पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। क्या बात है? देखिए, हम रोज़ ये कहते हैं कि आउटबस्ट ऑफ डॉकेट, कितने सारे केस हो रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि इतने सारे केस होने के बावजूद, न्यायिक प्रक्रिया में देरी होने के बावजूद भी आज आदमी का विश्वास सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया में है। उसके बाद भी आप देखिए कि केसों की फाइलिंग में कमी नहीं आई है। आदमी आज भी कोर्ट जाता है, कुछ भी हो तो जब देखता है कि और कोई रास्ता नहीं है तो वो कोर्ट ही जाता है। तो आदमी का जो विश्वास बना हुआ है इस सिस्टम पे, इन सब बाधाओं के बावजूद, तो वो जो विश्वास बना है उसे बनाए रखना हमारे हर आदमी का दायित्व है, खास करके जुडिशरी से जुड़े लोग, जिसमें मैं दोनों बार और बेंच को बोलूँगा। देखिए, न्याय का जो रथ होता है उसके 2 पहिए होते हैं, एक बार होता है, एक बेंच होता है। दोनों पहियों को दुरुस्त चलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक पहिया पंचर है और दूसरा चल रहा है तो रथ आगे नहीं बढ़ेगा। तो बार को भी चाहिए कि वो भी उठे, अपने स्तर को उठाए और देखे कि न्यायिक प्रक्रिया जटिल हो। अगर न्यायिक प्रक्रिया समय पे नहीं होगा तो अल्टीमेटली नुकसान वकीलों का भी होगा। लोग न्याय के लिए कोर्ट में नहीं जाएंगे, मोहल्ले के दादा और जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं उनके पास चले जाएंगे, और न्यायिक प्रक्रिया जो सिस्टम है उसमें से अलग हो जाएगा। तो ये सब बातें जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं, हमें इन पे ध्यान देना चाहिए। हमने आर्बिट्रेशन चालू किया। अब आप देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले 3 दिन से आर्बिट्रेशन के बारे में चल रहा है, और उसमें यही पाया जा रहा है कि आर्बिट्रेशन का सेंटर जो है वो हिंदुस्तान से अलग होके हांगकांग, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर चला जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि हमारे न्यायिक प्रक्रिया में कई चीज़ें ऐसी हैं जिससे न्यायिक प्रक्रिया तुरंत नहीं होता है। तो हमें उन्हें अलग करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सोचना पड़ेगा। सरकार सोचेगी, लेकिन सरकार को इसको सोचने में दबाव डालने के लिए हम जो न्यायदान में जुड़े लोग हैं सबको आगे आना पड़ेगा। एक और समस्या उठती है कि जजों की नियुक्ति के बारे में।
अगर आप दुनिया में कहीं भी देखेंगे तो कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहाँ पे जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। एक हमारा ही देश है जहाँ पे जज जज की नियुक्ति करते हैं। नेशनल लीगल कमीशन आया था अपॉइंटमेंट्स के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। आप देखिए हमारे यहाँ बहुत 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 अच्छे जज निकले। वी.आर. कृष्णैयर कम्युनिस्ट पार्टी के मिनिस्टर थे केरल में, और उस टाइम की सरकार ने उन्हें जज बनाया बिना कुछ सोचे, और आज की तारीख में शायद उनके जैसा कोई जज हुआ नहीं होगा। चिन्नप्पा रेड्डी साहब, पी.एन. भगवती साहब, जे.एस. वर्मा साहब, सारे उस सिस्टम के अपॉइंटेड जजेस हैं, जबकि कोलिजियम सिस्टम नहीं था। तो क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? तो ये प्रक्रिया जो है वो भी बदलने का समय आ गया है। कई चीज़ें हैं जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। आज सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि इस प्रक्रिया को हम अगर जल्दी से इसमें बदलाव नहीं लाएंगे तो आगे चल के कई और समस्याएं हो सकती है। इसीलिए हमें सब एकजुट होकर बैठकर इसमें क्या बदलाव कैसे होना चाहिए इस पे विचार करना चाहिए। जुडिशरी के ऊपर और सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा और सबको एक साथ बैठ के इसका निराकरण करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। मेरा इंटेंशन ये था कि इस डिस्कशन को एक स्टार्ट दूं, उसके बाद आप लोग इसे आगे बढ़ाएं, और जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं आपके समक्ष हाजिर हूँगा। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।